हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री सब्जेक्ट के एमफिल पीएचडी के एंट्रेंस एग्ज़ाम की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एमफिल पीएचडी का एंट्रेंस होता है वह एक ही एंट्रेंस होता है। मतलब कि जो एमफिल और पीएचडी का एंट्रेंस होता है ये आपको अलग अलग नहीं देना पड़ता है, इन दोनों का एक ही एंट्रेंस होता है। इसमें आपके स्कोर के अकॉर्डिंग ही आपको एमफिल या पीएचडी में एडमिशन मिलता है। और जो आपका एमफिल और पीएचडी का सिलेबस होता है उसमें 50% क्वेश्चन हिस्टोग्राफी मतलब कि इतिहास लेखन से पूछे जाते हैं और 50% क्वेश्चन जो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग ही पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं कि डीयू के हिस्ट्री के एमफिल पीएचडी के 2019-20 के क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। उससे पहले अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी या हिस्ट्री को लेकर कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन डीयू एमफिल पीएचडी के एंट्रेंस में पूछे गए थे। तो इसमें टोटल 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आपको आर्काइव में मिलने की संभावना है। तो जो आर्काइव है, ये आर्काइव किसको कहते हैं पहले ये देखते हैं। आर्काइव वो स्थान है जहाँ पे लिखित साक्ष्यों को रखा जाता है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन से लिखित साक्ष्य ऑप्शन में दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन है 18वीं शताब्दी में निर्मित पांडुलिपि, दूसरा ऑप्शन है 16वीं शताब्दी में पेंटिंग, तीसरा है उपरोक्त सभी, चौथा है सुल्तानों और उनके रईसों के बीच पत्रों का आदान प्रदान। तो ये हिंदी में ट्रांसलेशन किया गया तो ये ऊपर नीचे ऑप्शन हो गया। आप ऑप्शनों को ध्यान से देखें। 18वीं शताब्दी में निर्मित पांडुलिपि, 16वीं शताब्दी में पेंटिंग, उपरोक्त सभी, और चौथा है सुल्तानों और रईसों के बीच पत्रों का आदान प्रदान हुआ। तो ये सारी चीज़ें आपको आर्काइव में देखने को मिलेगी, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो है तीसरा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से क्या क्या इतिहास लिखने के लिए प्राथमिक स्रोत के रूप में गठित होगा। यानी कि हमें प्राइमरी सोर्सेस के बारे में पता करना है कि इनमें से कौन कौन से प्राइमरी सोर्स के रूप में यूज़ किए जाते हैं इतिहास लेखन में। तो पहला ऑप्शन है तारीख, दूसरा है ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के निजी कागजात, तीसरा है प्रशस्ति और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। ये तीनों चीज़ें हमें इतिहास लिखने के लिए प्राइमरी सोर्स के रूप में उपयोग करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी के सुधारकों के संबंध में इनमें से कौन से कथन सही है। तो ये क्वेश्चन पिछली बार डिलीट किया गया था, यानी कि ये क्वेश्चन हटा दिया गया था। अब हम बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। इसमें पूछा गया है कि आधुनिक काल में इनमें से किस विद्वान ने जाति के मुद्दे पर किताब लिखी। ए ऑप्शन है सुसान वेली, बी है इशिता बनर्जी दुबे, तीसरा है पार्थ चटर्जी और चौथे हैं उपरोक्त सभी। इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। इन तीनों ने जाति के मुद्दे पर किताब लिखे थे। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा गया है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब से कब तक चला। तो ये क्वेश्चन ही पिछली बार डिलीट कर दिया गया था। अगर इसमें ऐसा दिया होता कि भारत में खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला तो उसका आंसर 1919 से 1921 तक होता। लेकिन जो खिलाफत आंदोलन था वो 1919 से 1920 तक चला था। तो ये ऑप्शन में नहीं था, इसलिए इसको काट दिया गया था। अब अगला क्वेश्चन है छठा कि मॉरिस डी मॉरिस ने निम्नलिखित में से क्या तर्क दिया। तो उन्होंने डी औद्योगिकरण की धारणा पर सवाल उठाया। दूसरा ऑप्शन है कि तर्क दिया कि 19वीं शताब्दी में भारतीय अर्थव्यवस्था एक निजी उद्यम अर्थव्यवस्था थी। तीसरा उपरोक्त सभी। चौथा है कि भारत में जूट विनिर्माण सूती वस्त्र उद्योग के विकास के विषय पर लिखा। तो जो मॉरिस डी मॉरिस थे उन्होंने उपरोक्त सभी पे अपने विचार व्यक्त किए थे। अब हम बात करें अगले क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा गया है कि द गार्डन ऑफ द एट पैराडाइज किताब किस विषय से संबंधित है। तो इसका पहला ऑप्शन है डेकानी सूफियों की जीवनी, दूसरा ऑप्शन है सफवीद के शाही उद्यान, तीसरा है मध्य एशिया और भारत में बाबर के साम्राज्य की संस्कृति और चौथा है शाहजहानाबाद के बागमहल। तो जो ये तीसरा ऑप्शन है मध्य एशिया और भारत में बाबर के साम्राज्य की संस्कृति, इसका वर्णन हमें द गार्डन ऑफ द
एथ पैराडाइज किताब में देखने को मिलता है। अब हम बात करें 8वें क्वेश्चन की, तो इसमें पूछा गया है कि C.A. बेली ने तर्क दिया कि 18वीं शताब्दी में क्या था। तो इसका पहला ऑप्शन है मराठा और जाट ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रमुख समर्थक थे। दूसरा ऑप्शन है व्यापारियों और जेरो मध्यस्थ वर्गों के एकीकरण ने राजनीतिक अर्थव्यवस्था में व्यापार और वाणिज्य को एक नई दिशा दी। इसका तीसरा ऑप्शन है मुगल साम्राज्य के पतन जागीरदारी संकट के द्वारा किया गया। और चौथा ऑप्शन है कृषि अशांति के क्षेत्र उत्तर भारत में मौजूद नहीं थे। तो जो C.A. वेली थे, C.A. वेली, इन्होंने तर्क दिया था कि 18वीं शताब्दी में व्यापारियों और जेरो मध्यस्थ वर्गों के एकीकरण ने राजनीतिक अर्थव्यवस्था में व्यापार और वाणिज्य को नई दिशा दी। ये इन्होंने तर्क दिया था। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा गया है कि एक ग्रंथ सूची है, यानी कि बिब्लियोग्राफी क्या होता है, ये पूछा गया है। तो इसका पहला ऑप्शन है किताब और लेख के अंत में की गई पुस्तकों और लेखों की सूची। दूसरा है प्रत्येक पृष्ठ के अंत में पुस्तकों के संक्षिप्त विवरण के साथ नोट्स। तीसरा ऑप्शन है प्रत्येक पृष्ठ के अंत में उद्धृत पुस्तकों के विवरण के साथ नोट्स। और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये इसका आंसर होगा पहला, किताब या लेख के अंत में की गई पुस्तकों और लेखों की सूची को बिब्लियोग्राफी या एक ग्रंथ सूची कहते हैं। अब हम बात करें अगले क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा गया है कि कार्ला सिनोपोली ने हम्पी शहर का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित पद्धति का उपयोग किया। तो ये पूछा गया है कि कार्ला सिनोपोली ने हम्पी शहर का अध्ययन करने के लिए कौन सी पद्धति का उपयोग करा। तो पहला ऑप्शन है पुरातत्व, दूसरा है सबाल्टर्न हिस्टोग्राफी, तीसरा है मलयालम साहित्यिक कैनन का अध्ययन और चौथा है कन्नड़ साहित्य का अध्ययन। तो इसका जो आंसर है वो है पुरातत्व। अब हम बात करें अगले क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा गया है कि 18वीं शताब्दी के संशोधनवादी इतिहास का किसने खंडन किया। तो इसका ए ऑप्शन है C.A. वेली, बी है अथर अली, सी है रोजर चार्टियर और डी है ओम प्रकाश। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है अथर अली। अथर अली ने ही संशोधनवादी इतिहास का खंडन किया था। अब हम बात करें अगले क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा गया है कि मनुष्य के लिए निर्वाह उत्पन्न करने के लिए जनसंख्या की शक्ति पृथ्वी की शक्ति से असीम रूप से अधिक है। अनियंत्रित होने पर जनसंख्या एक ज्यामितीय अनुपात में बढ़ जाती है। निर्वाह केवल एक अंकगणितीय अनुपात में बढ़ता है। संख्याओं के साथ थोड़ा सा परिचय दूसरे के साथ तुलना में पहली शक्ति की विशालता दिखलाएगा। उपयुक्त प्रस्तुत तर्क मौलिक है। मतलब कि इन्होंने पूछा है कि ये किसने तर्क दिया है। तो ये इसके ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें है कि उत्पादन और विनिमय के प्राकृतिक नियमों में एडम स्मिथ का विश्वास, दूसरा है चार्ल्स डार्विन के जैविक विकास का सिद्धांत, तीसरा है मजदूर वर्ग की गरीबी की अनिवार्यता पर माल्थस का विश्वास और चौथा है परिवर्तन की प्रक्रिया के हेगल का सिद्धांत। तो जो तीसरा है मजदूर वर्ग की गरीबी की अनिवार्यता पर माल्थस का विश्वास, ये इन्होंने ही ये तर्क दिया था। अब हम बात करें अगले क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने उत्तर भारत में घुर के मुइज़-उद-दीन के उत्तरार्ध को 12वीं शताब्दी के अंत और 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में गठित किया था। पहला ऑप्शन है मुज्जी शहजादो, दूसरा है मुज्जी बंदगान खास, तीसरा है उपरोक्त में से कोई नहीं और चौथा है शमशी गुलाम। तो जो इसका सही आंसर है वो है मुज्जी बंदगान खास। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसने तर्क दिया कि 19वीं शताब्दी के आरंभ में राष्ट्रवाद के राजनीतिक के रूप में उद्भव से पहले राष्ट्र एक ऐतिहासिक काल्पनिक के रूप में उभरा। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो है रंजीत गुहा, दूसरा है सैयद अहमद खां, तीसरा है थॉमस मैकाले और चौथा है R.P. त्रिपाठी। तो इसका सही आंसर है वो है रंजीत गुहा, इन्होंने ये बात कही थी। अब बात करें 15वें क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा गया है कि ट्रेड एंड ट्रेडर्स इन अर्ली इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है रणवीर चक्रवर्ती, बी है अशीन दास गुप्ता, सी है N.N. भट्टाचार्य और डी है S.P. गुप्ता। तो इसका जो आंसर होगा वो है रणवीर चक्रवर्ती, इन्होंने ही ये बुक लिखी थी ट्रेड एंड ट्रेडर्स इन अर्ली इंडिया। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। तो इसमें
एक अभिकथन दे रखा है और एक कारण दे रखा है, आपको पता करना है दोनों में से कौन सा सही है या दोनों सही है या दोनों गलत है। तो पहला जो अभिकथन है ए, उसमें दे रखा है कि शायख निजामुद्दीन औलिया 14वीं शताब्दी के सूफी थे जिनके दिल्ली और पड़ोसी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में शिष्य थे। इसका कारण जो आर दे रखा है उसमें बताया गया सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी शेख निजामुद्दीन का शिष्य बन गया, जिससे शायर और सुल्तान दोनों को बहुत लोकप्रियता हासिल हुई। तो इसका जो ऑप्शन दे रखे वो है ए सही है लेकिन आर गलत है। दूसरा ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए के स्पष्टीकरण नहीं है। तीसरा ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है, आर से ए स्पष्टीकरण है। तो इसका सही आंसर है वो है ए सही है लेकिन आर गलत है, यानी कि शायख निजामुद्दीन औलिया 14वीं शताब्दी के सूफी थे जिनके दिल्ली और पड़ोसी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में शिष्य थे। ये वाला ऑप्शन जो है इसका सही है और दूसरा गलत है, तो पहला इसका सही आंसर होगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो उसमें पूछा गया है कि एलिसन ब्रूस ने तर्क दिया कि पहला रखा ए और बी उपरोक्त दोनों, ये ऊपर नीचे ऑप्शन हो गए, देख लेना इसको। दूसरा ऑप्शन है केशव दास जहांगीर जसंद्रिका के लेखक थे। तीसरा ऑप्शन है कई ब्रज भाषा के कवि मुगल दरबार से जुड़े थे। और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए और बी, यानी कि एलिसन ब्रूस ने तर्क दिया कि केशव दास जहांगीर जसंद्रिका के लेखक थे और कई ब्रज भाषा के कवि मुगल दरबार से जुड़े थे। दोनों बात एलिसन ब्रूस ने कहा, तो पहला इसका सही आंसर होगा। अब हम बात करें अगले क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा गया है कि NBPW संक्षिप्त नाम है। तो ये मृदभांड संस्कृति का संक्षिप्त नाम है। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं। NBPW का पूरा दे रखा है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिस्टवेयर, दूसरा है नॉर्दर्न ब्रास पॉलिस्टवेयर, तीसरा है नॉर्दर्न ब्रॉन्ज पॉलिस्टवेयर और चौथा है न्यू ब्लैक पॉलिस्टवेयर। तो इसका सही आंसर होगा नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिस्टवेयर। ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में आता है। अब हम बात करें अगले क्वेश्चन की। तो इसमें 2 कॉलम दे रखे हैं, इसको आपको मिलाना है। तो इसको ऐसे ऑप्शन से हम करके देखेंगे, जैसे आपको मतलब चारों बुकों के लेखकों का नहीं पता, तो आप इन चारों में से किसी एक के बारे में देखेंगे जो आपको पता होना चाहिए। तो मैं देखता हूँ जैसे कि ये नागार्जुन है। नागार्जुन का मेरे को पता है कि मिलिंद पलोन लिखा, यानी कि तीसरे का पहला। अब हम ऑप्शन से उठाएंगे कि तीसरे का पहला किस में दे रखा है। तो तीसरे का पहला दे रखा है हमारा तीसरे और चौथे में, यानी कि पहला और दूसरा तो इसका नहीं होगा। अब हम एक और देखेंगे राइटर का बुक जो हमें पता होना चाहिए। तो मुझको पता है कि ये शूद्रक है, इन्होंने मृच कटिकम लिखी, यानी कि दूसरे का चौथा। अब हम देखते हैं कि दूसरे का चौथा किस में दे रखा है। तो इन दोनों में दूसरे का चौथा दे रखा है तीसरे का। फिर हम एक और बुक को देखते हैं। तो मुझे पता है कि विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखी थी। तो मैं देखूँगा कि चौथे का तीसरा किस में दे रखा है। तो चौथे का तीसरा दे रखा है तीसरे में, तो इसका सही आंसर तीसरा होगा। तो इस तरह से आपको अगर चारों बुकों का नाम पता हो तो आप एक आधे बुक का ही पता करके आप आंसर लगा सकते हैं। अब हम बात आगे करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा गया निम्न में से कौन सी पुस्तक लेखक के साथ सही ढंग से मेल नहीं खाती। तो इसमें लेखक और उनके पुस्तक का विवरण दे रखा है। आपको पता करना है कि कौन से लेखक ने जो पुस्तक लिखी है उससे मेल नहीं खाती। तो हेड एंड वाइट का दे रखा है मेटा हिस्ट्री, तो ये तो सही है, उन्होंने हेड एंड वाइट ने मेटा हिस्ट्री लिखी थी। हम बात करें E.H. कार की, तो उनका दे रखा है दी आइडिया ऑफ हिस्ट्री। तो ये गलत है। जो E.H. कार थे उन्होंने जो बुक लिखी थी वो थी व्हाट इज हिस्ट्री। तो इसका जो दूसरा है वो गलत होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो लिखा है कि कहाँ के छवियों में बुद्ध और बोधिसत्व का प्रतिनिधित्व पसंदीदा विषय था। तो इसका पहला है पल्लव शैली, दूसरा है गंधार शैली, तीसरा है सनोली शैली और चौथा है परद्योत शैली। तो जो गंधार शैली था इसमें बौद्ध और बोधिसत्वों की सर्वाधिक मूर्तियाँ बनाई गई है, तो इसका सही आंसर दूसरा होगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा गया चोल राजा प्रथम ने साम्राज्य के पुनर्गठन की इकाइयों को किस रूप में जाना जाता था। यानी कि उन्होंने जो साम्राज्य का पुनर्गठन किया था उसके इकाई को किस रूप में जानते थे। तो पहला ऑप्शन है अदका, दूसरा है संगम, तीसरा है शाका और चौथा है वलनाडु। तो जो वलनाडु है ये सही आंसर होगा। उन्होंने वलनाडु में अपने साम्राज्य का
जो था पुनर्गठन किया था। 23वां क्वेश्चन है द कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ साउथ ईस्ट एशिया पुस्तक के संपादक हैं, मतलब इन्होंने पुस्तक के संपादक का नाम पूछा है। तो पहला ऑप्शन है निकोलस स्टार्लिंग, दूसरा है D.S. रिचर्ड्स, तीसरा इन्होंने बताया है अनुपा पांडे और चौथा है निकोलस डिर्क। तो इसका जो सही आंसर है वो है निकोलस स्टार्लिंग, इन्होंने ही ये पुस्तक लिखी थी। अब हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो इसमें पूछा गया है कि देवान पीए पेजस्वी उपाधि का उपयोग किसके लिए किया गया है। तो पहला ऑप्शन है विक्रमादित्य, दूसरा है नापका, तीसरा है अशोक और चौथे हैं दधिकर्ण। तो जो अशोक थे उनके अभिलेखों में हमें देवान पीए और प्रियदर्शी की उपाधियाँ देखने को मिलती हैं। अब हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो इसमें लिखा गया वैश्रा शब्द किससे संदर्भित है, यानी कि वैश्रा शब्द किसके लिए उपयोग में लाया जाता है। तो पहला है वैदिक यज्ञ का एक रूप है, दूसरा है गैर ब्राह्मणीय गांव है, तीसरा है एक जैन साधु, चौथा है मंदिर वास्तुकला की एक शैली। तो जो वैश्रा शब्द है ये मंदिर वास्तुकला की एक शैली है, जिसमें जो वैश्रा होता है ये उत्तर भारत की शैली होता है। हरवन कुलके ने निम्नलिखित पुस्तक में जगन्नाथ पंथ के बारे में चर्चा की है। तो उसने पूछा कि कौन से पुस्तक में जगन्नाथ पंथ के बारे में चर्चा की है। तो पहला ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, दूसरा है किंग्स एंड कल्ट, तीसरा है एवरीडे लाइव्स एवरीडे स्टोरीज और चौथा दे रखा है इसमें दी कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है किंग्स एंड कल्ट। इसमें हरमन कुलके ने जगन्नाथ पंथ के बारे में चर्चा की है। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की, तो इसमें पूछा गया है कि शासन के मुगल मानदंड किससे प्रभावित थे। पहला ऑप्शन है अब्बासिड्स के शासन के मापदंड से, दूसरा है इस्माइलिस के शासन के मापदंड, तीसरा है अखलाकी परंपराएं और चौथा है बहावी साहित्य। तो जो मुगल शासन के मापदंड थे ये अखलाकी परंपराओं से प्रभावित थे। 28वां क्वेश्चन है किस विद्वान ने अपने शोध में मुगल साम्राज्य में पुरुषार्थ, शाही सेवा और परिवार के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। तो जो पहला ऑप्शन है इसका है रोजालिंड ओहलान, दूसरा है डिल्क कोलफ, तीसरे हैं परिता मुक्ता और चौथा है लता मणि। तो इसका जो सही आंसर है वो है रोजालिंड ओहलान, इन्होंने ही मुगल साम्राज्य में पुरुषार्थ, शाही सेवा और परिवार के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया था। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है उसमें है कि किस विद्वान ने तर्क दिया कि 1905 के बाद क्रांतिकारी गतिविधि की विशेषता वाली हिंदू लकीर को अरविंदो और बरिंद्र घोष ने उकसाया था। तो इसका पहला ऑप्शन है KM श्रीवास्तव, दूसरा है सुमित सरकार, तीसरा है माइकल फिशर और चौथा है स्टीफन डेल। तो जो सुमित सरकार है उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की, तो इसमें पूछा गया है कि मिशेल फोकल्ट ने किस लिए पावर शब्द का इस्तेमाल किया, यानी कि उन्होंने जो पावर शब्द का इस्तेमाल किया है वो किस संदर्भ में किया है। तो पहला ऑप्शन है ये कोई चीज़ नहीं बल्कि एक संबंध है, दूसरा है कि ये राज्य की संपत्ति है, तीसरा है सामाजिक निकायों के प्रत्येक स्तर पर सर्वव्यापी है और चौथा है केवल दमनकारी नहीं बल्कि उत्पादक है। तो इसका जो पहला है ये सही होगा, दूसरा गलत है, तीसरा सही है, चौथा सही है। यानी कि पहला, तीसरा और चौथा हमें देखना है किस में दिया गया है। तो जो तीसरा ऑप्शन दे रखा है पहला, तीसरा और चौथा ये सही आंसर होगा। अब हम बात करते हैं 31वें क्वेश्चन की, तो इसमें पूछा गया है कि वाई सुब्बारायलु ने चोल राजनीतिक इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा था। तो ये पूछा गया है कि वाई सुब्बारायलु ने चोल राजनीतिक इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा। तो पहला ऑप्शन है 3, दूसरा है 4, तीसरा है 2 और चौथा है 5। तो उन्होंने 4 कालखंडों में जो था वो चोल राजनीतिक इतिहास को बांटा था। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की, तो इसमें पूछा गया है कि मिनहाज सिराज जुज्जानी कौन थे। दूसरा है तबकात नासिरी के लेखक थे, तीसरा है इल्तुतमिश के दरबार में न्यायविद थे और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो पहला ऑप्शन है उपरोक्त दोनों ये सही होगा, क्योंकि उन्होंने तबकात नासिरी भी लिखी और इल्तुतमिश के दरबार में न्यायविद भी थे। तो ये ऑप्शन इसका सही होगा। अब हम बात करें 33वें क्वेश्चन की, तो इसमें पूछा गया है कि पुस्तक मुगल एडमिनिस्ट्रेशन इन गोलकुंडा के लेखक कौन थे। तो इसका पहला ऑप्शन दे रखा है जॉन F रिचर्ड्स, दूसरा है सीमा अलवी, तीसरा है जोश गोमांस और चौथे हैं मुजफ्फर आलम।
तो इसका सही आंसर होगा वो है जॉन एफ रिचर्ड्स, इन्होंने ही ये पुस्तक लिखी थी। अब हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो इसमें दे रखा है पैट्रिशिया क्रोन कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो इसका पहला ऑप्शन है डी असासिस, दूसरा है स्लेव्स ऑन हॉर्सेस, तीसरा है स्लेव्स ऑफ द शाह और चौथा है वेंचर ऑफ इस्लाम। तो जो पैट्रिशिया क्रोन थे उन्होंने जो पुस्तक लिखी उसका नाम था स्लेव्स ऑन द हॉर्सेस। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्रारंभिक बौद्ध मूर्तिकला में प्रकृति के प्रतिनिधित्व की चर्चा की है। तो पहले हैं हरवंश मुखिया, दूसरे हैं बीबी मुखर्जी, तीसरे हैं सीत थाउसल और चौथे हैं स्टेला क्राउमिच। तो जो इसका सही आंसर है वो है स्टेला क्राउमिच, इन्होंने ही प्रारंभिक बौद्ध मूर्तिकला में प्रकृति के प्रतिनिधित्व की चर्चा की है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया उसमें यह है कि अतीत के समुदायों के जीवन के बारे में अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक पुरातत्व में इस्तेमाल की जाने वाली वैज्ञानिक तकनीक नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है कौन सी नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है अर्मेक डेटिंग, दूसरा है फिशर ट्रैक डेटिंग, तीसरा है पोटेशियम ऑर्गन डेटिंग और चौथा है कार्बन डेटिंग। तो जो इसका सही आंसर है वो है अर्मेक डेटिंग, मतलब अर्मेक डेटिंग का इस्तेमाल नहीं किया जाता, जबकि फिशर डेटिंग, पोटेशियम ऑर्गन डेटिंग और कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल पुरातत्व में किया जाता है। आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से किस किताब ने मुगल साम्राज्य में रियासतों के विद्रोह के मुद्दे पर रोशनी डाली। तो इसका पहला ऑप्शन है डगल्स स्ट्रेयर्स द फॉर्मेशन ऑफ द मुगल एम्पायर, जे गोम्सकी मुगल वॉरफेयर इंडियन फ्रंटियर्स, आई ए खान की गन पाउडर एंड फिरे आर्म्स और चौथा है मुनिस फारूकी की द प्रिंसेस ऑफ द मुगल साम्राज्य। तो जो चौथा ऑप्शन है मुनिस फारूकी की पुस्तक द प्रिंसेस ऑफ द मुगल साम्राज्य, इसमें हमें इसका वर्णन देखने को मिलता है। अब हम बात करें 38वें क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा गया है 1950 के दशक तक औपनिवेशिक शिक्षा नीति को प्रभावित करने वाले विचार के प्रमुख स्कूल्स कौन से थे। तो इसमें पहला ऑप्शन है ओरिएंटलिस्ट, दूसरा उपरोक्त सभी, तीसरा है एंग्लिस्टिक और इवांजलिस्ट। तो जो ये उपरोक्त सभी का ऑप्शन दे रखा है ये सही होगा, यानी कि 19वीं शताब्दी में ये सभी अंग्रेजी शिक्षा को प्रभावित कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है कि मुजफ्फर आलम ने अपने शोध पत्रों में निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर चर्चा नहीं की है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है कि अब्द अल रहमान चिश्ती का सूफीवाद के प्रति रवैया, दूसरा 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर भारत में कृषि संबंधी उत्थान और समृद्धि, तीसरा है 16वीं शताब्दी के अंत में मुगल लोगों की भूमि राजस्व प्रणाली और चौथा है मुगल की राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन। तो इसका जो सही आंसर है वो है 16वीं शताब्दी के अंत में मुगलों की भूमि राजस्व प्रणाली। इस पर उन्होंने अपने शोध पत्रों में चर्चा नहीं की है। आगे हम बात करें अगले क्वेश्चन की। तो मानव विज्ञानी और इतिहासकार बर्नार्ड कोहेन ने निम्नलिखित में से कौन सा तर्क दिया था। तो पहला है ब्रिटिश शासन पूर्व औपनिवेशिक प्रथाओं का एक सिलसिला था, दूसरा है भारतीय मध्यस्थों की मदद से उपनिवेशवाद संभव हुआ, तीसरा है उपनिवेशवाद सांस्कृतिक विजय का एक रूप था और चौथा है भारत में औपनिवेशिक शासन कमजोर और खंडित था। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका तीसरा, यानी कि उपनिवेशवाद सांस्कृतिक विजय का एक रूप था। ये तर्क जो था वो कोहेन ने दिया था। आगे हम बात करते हैं 41वें क्वेश्चन की। तो इसमें दे रखा है पुस्तक कस्टम इन कॉमन किसने लिखी। तो इसका पहला ऑप्शन है E.P. थॉमसन, दूसरा है जॉन सियलर, तीसरा है W.S. मोरलैंड और चौथा है सुमित सरकार। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है E.P. थॉमसन, इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी कस्टम इन कॉमन। आगे हम बात करें 42वें क्वेश्चन की। तो दिस फिशरलैंड किताब किस विषय से संबंधित है। पहला ऑप्शन है भारतीय ओवरलैंड व्यापार का इतिहास, दूसरा है भारत के उत्तर पूर्व राज्यों का राजनीतिक इतिहास, तीसरा है दक्षिण एशिया का पारिस्थितिक इतिहास और चौथा है दक्षिण पूर्व एशिया का सैन्य इतिहास। तो इसका जो सही आंसर है वो है दक्षिण एशिया का पारिस्थितिक इतिहास। इस विषय में दिस फिशरलैंड किताब संबंधित है। आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा गया है कि अंगुत्तर निकाय, विनय पिटक और संयुक्त निकाय किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है प्रशस्ति, दूसरा उपरोक्त सभी, तीसरा है बौद्ध साहित्य, चौथा है
संगम साहित्य। तो आप सबको पता होगा कि ये सारे बौद्ध साहित्य हैं। आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा गया है जोलबेरी ने निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधित्व किया। पहला ऑप्शन है बिस्मार्क का राजनीतिक दर्शन, दूसरा है इटली का राजनीतिक एकीकरण, तीसरा है उपरोक्त में से कोई नहीं, और चौथा है जर्मन राज्यों के सीमा शुल्क संघ। तो जो इसका सही आंसर है वो है जर्मन राज्यों के सीमा शुल्क संघ। आगे हम बात करते हैं 45वें क्वेश्चन की। जिसमें पूछा गया है किस किताब में धन की निकासी की अवधारणा पर चर्चा की गई है। तो पहला ऑप्शन है इसका फ्रांसिस रोविंस ने सेपरेटिज्म अमॉन्गस्ट इंडियन मुस्लिम में की है। दूसरा ऑप्शन है पीटर हार्डी ने अपनी पुस्तक में मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया में। तीसरा ऑप्शन है एन.एस. सिद्दीकी ने अपनी पुस्तक लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन इन कॉलोनियल इंडिया में की है। और चौथा ऑप्शन है आर.सी. दत्त ने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में की है। तो जो इसका चौथा ऑप्शन है इसमें पहली बार धन की निकासी का सिद्धांत के बारे में चर्चा की गई थी। आगे हम बात करें 46वें क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा गया है कि 18वीं शताब्दी के आर्थिक इतिहास में किसने वाक्यांश जो कि है बुलियन फॉर गुड्स इसका इस्तेमाल किया। तो बुलियन फॉर गुड्स का किसने इस्तेमाल किया। तो पहला ऑप्शन है आशीन दास गुप्ता, दूसरा उपरोक्त में से कोई नहीं, तीसरे हैं ओम प्रकाश और चौथे हैं मुजफ्फर आलम। तो जो ओम प्रकाश है इन्होंने जो वाक्यांश है बुलियन फॉर गुड्स इसका इस्तेमाल किया था। आगे बात करें 47वें क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा गया है मार्कस रेडिकर और पीटर लाइनबाग द्वारा लिखी गई किताब डी मैनी हेडेड हाइड्रा किस विषय पर है। तो पहला ऑप्शन है प्राचीन भारत में सांपों का इतिहास, दूसरा है क्रांतिकारी अटलांटिक में दास और नाविक, तीसरा है अंग्रेजी गृह युद्ध की उत्पत्ति और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो दूसरा ऑप्शन है क्रांतिकारी अटलांटिक में दास और नाविक इन्होंने इस विषय पर किताब लिखी थी। आगे बात करें 48वें क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा गया है रामचंद्र गुहा ने किस विषय पर किताब लिखी। ए इम्पीरियल हिस्ट्री, बी इकोलॉजिकल हिस्ट्री, तीसरा है इसका एंथ्रोपोलॉजी और चौथा है वुमेन्स स्टडी। तो जो दूसरा ऑप्शन है इकोलॉजिक हिस्ट्री यानी कि पारिस्थितिक इतिहास, इस पे रामचंद्र गुहा ने किताब लिखी थी। अब हम बात करें 49वें क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा गया ऑन रिटेलिंग द मुस्लिम कॉन्टेस्ट ऑफ इंडिया निबंध का लेखक कौन है। तो पहला है शाहिद अमीन, दूसरे हैं रिचर्ड डेविस, तीसरे हैं नासिर सिराजी और चौथे हैं रोनाल्ड इंडेन। तो जो इसका सही आंसर होगा वो है आपका पहला शाहिद अमीन। इन्होंने ही ये निबंध लिखी थी ऑन द रिटेलिंग ऑफ द मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट इन द इंडिया। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा गया है किस विचारधारा ने भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन को एक कुलीन चालित आंदोलन के रूप में पेश किया गया जो अपने राजनीतिक नेतृत्व की स्वार्थी इच्छाओं से बढ़कर था। तो पहला है मार्क्सवादी स्कूल, दूसरा है सवाल्टन स्कूल, तीसरा है एलनेस स्कूल और चौथा है कैम्ब्रिज स्कूल। इसका सही आंसर आपका है कैम्ब्रिज स्कूल। इसी ने जो था वो राष्ट्रवादी आंदोलन को एक कुलीन चालित आंदोलन के रूप में पेश किया जो कि अपने राजनीतिक नेतृत्व में स्वार्थी इच्छाओं से बढ़कर था। तो इस तरह से हमारा जो है DU का एमफिल और PhD हिस्ट्री का एंट्रेंस पेपर ख़त्म होता है। मैं इसी तरह से आपके लिए हिस्ट्री से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो बनाता रहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।